कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने दी खुशखबरी। सर्वदलीय बैठक में बोले कुछ हफ्तों में मिल सकती है वैक्सीन, देश के वैज्ञानिक बड़ी सफलता के करीब। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में चल रही कांटे की टक्कर, रुझानों में टीआरएस ने बनाई बढ़त, वोटों की गिनती जारी। कृषि बिल के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी, किसानों को मिला ममता बनर्जी का साथ, ममता ने किसान नेताओं से की फोन पर बात। देश में 95 लाख के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या, रोज 40,000 के करीब आ रहे केस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट में लगातार बढ़ोतरी। नमस्कार, न्यूज इंडिया में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति पर चर्चा करने के लिए विभिन्न राजनीतिक संगठनों और शीर्ष केंद्रीय मंत्रियों के नेताओं के साथ एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। सर्वदलीय बैठक में बताया कि भारत को अगले ही कुछ हफ्तों में वैक्सीन मिल सकती है, देश के वैज्ञानिक बड़ी सफलता के करीब है। और अपने संबोधन में पीएम मोदी ने वैक्सीन की कीमत, उसके वितरण और राज्यों के साथ समन्वय पर खुलकर बात की है। बता दें कि सर्वदलीय बैठक में अधिक राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए। हमारे पास साथियों वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। भारत के पास वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टाइज और कैपेसिटी भी है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले इस क्षेत्र में हम बहुत बेहतर हैं। हमारे पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति को लेकर कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अभी भी गंभीर है। पराली जलना बंद हो गया, फिर भी दिल्ली का प्रदूषण वेरी पुअर कैटेगरी में आ रहा है। और आगे क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अभी भी गंभीर है। पराली जलना बंद हो गया, फिर भी दिल्ली का प्रदूषण वेरी पुअर कैटेगरी में है और 300 से लेकर 400 से भी ऊपर कहीं कहीं है। तो ये स्थिति की गंभीरता दिखाता है। सीपीसीबी की 50 टीमें रोज पूरे दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में जाती है और वहाँ जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं और शिकायत मिलती है वो संबंधित एजेंसियों को देती है। लेकिन फिर भी कुछ काम होता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद सप्ताह समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। इस समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत भी शामिल हुए। समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों, नौजवानों का आह्वान किया कि वे सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। उन्होंने कहा कि नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। कोई व्यक्ति एक दिन में बड़ा नहीं होता, बल्कि उसके लिए एक आदर्श सामने रखकर स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से सरोसावर करें। हमें याद रखना होगा कि कोई व्यक्ति बड़ा अचानक नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है। इसके लिए उन्हें प्रयास करना होता है। इसके लिए उन्हें कोई अपने आदर्श सामने रखने पड़ते हैं।
अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करना पड़ता है। नकारात्मकता जीवन की किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और याद रखना, नकारात्मक व्यक्ति कभी भी जीवन के उच्च शिखर पर नहीं पहुंच सकता। दिल्ली में कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर दिल्ली सरकार ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि गुरुवार को दिल्ली में 3,734 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं और वहीं 75,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। साथ ही पॉजिटिविटी 5% से कम 4.96% हो गई है। बुधवार को भी 5% से कम पॉजिटिविटी मिली है और ये काफी अच्छे संकेत हैं। दिल्ली में 3,734 पॉजिटिव केसेस मिले। 75,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए 75,000 से, और जो पॉजिटिविटी है 5% से कम हो गई है 4.96। और हम कह सकते हैं कि भाई 5% की आशा कर रहे थे कि 5 से नीचे आ जाए, तो परसों भी 5 से नीचे थी और कल भी 5 से नीचे थी। ये काफ़ी अच्छा साइन है। एक चीज़ और साथ साथ बता दूं मैं आपको कि आज दिल्ली के अंदर जो बेड ऑक्यूपेंसी है, कोई भी अपने ऐप पे देख सकता है। दिल्ली सरकार का लाइव ऐप है, कोई भी इसमें चेक कर सकता है। तो इस लाइव ऐप के हिसाब से 12,000 से ज़्यादा बेड वेकेंट हैं। 18,700 टोटल बेड है, जिसमें से 6,658 बेड ऑक्यूपाइड है, यानी 65% से भी ज़्यादा बेड अभी इस टाइम खाली हैं। साथ ही साथ जो आईसीयू है, आईसीयू में कुल बेड 5,000 से ज़्यादा हैं, 5,029 बेड हैं, जिसमें से 2,013 बेड यानी 40% से ज़्यादा बेड अभी इस टाइम वैकेंट हैं। तो इस टाइम सिचुएशन लगता है धीरे धीरे बेटर होती जा रही है और ये काफ़ी राहत की बात है कि कोविड का जो प्रकोप है। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि पूरे देश के किसान इस काले कानून को लेकर नाराज हैं। किसानों को फसल का सही मूल्य मिलना चाहिए और वही एमएसपी का जो जिक्र किया जा रहा है पूरे तरीके से इस बिल में होना चाहिए था, लेकिन बिल में नहीं है। किसानों को जो है जो सही मूल्य जो होना चाहिए फसल का वो मिलना चाहिए। आप देखिएगा जो एमएसपी का जो जिक्र किया जा रहा है पूरी तरीके से इस बिल में होना चाहिए था, लेकिन इस बिल में नहीं है। चाहे देश का किसान हो, चाहे देश का जवान हो, मजदूर हो या नौजवान हो, सब लोग जो हैं सरकार से परेशान हैं और सरकार जो है पूरी तरीके से शोषण किया जा रहा है। मौजूदा एनडीए की सरकार ने भारत पेट्रोलियम बेचा, एलआईसी बेचा, रेलवे को बेचा, एयर इंडिया को बेचा। अब आप देखिएगा जो प्राइवेट सेक्टर जो है, एक एग्रीकल्चर सेक्टर जिस पे देश जो है पूरी तरीके से 70 से 80% डिपेंडेंट है, वहाँ जो है प्राइवेट सेक्टर को घुसने की बात की गई। तो हम लोग तो लगातार जो है इस बात को लेकर के 25 सितंबर को भी हम लोगों ने आंदोलन किया था और हम लोग ट्रैक्टर लेकर के पटना की सड़कों पर निकले थे। और कल जो है हम लोगों का यही मांग है कि किसानों के लिए कम से कम एमएसपी की जो व्यवस्था। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और वहीं केंद्रीय मंत्री नरेश सिंह तोमर के बयान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि सरकार अड़ी हुई है, सरकार फंस गई है। सरकार ने कोई दूसरी मंशा से तीनों कानूनों को लाने की कोशिश की। आगे क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पहले तो अड़ी हुई ना सरकार फंस गई है। सरकार ने कोई दूसरी ही मंशा से इन तीनों कानूनों को लाने की कोशिश की। आप देखिए, ये अभी नहीं, इसको अगर पीछे से चलें तो पहले इन पे जितने हमारे चीजें जाती थी, चाहे खाद की बात हो, चाहे कीटनाशक हो, उनमें से तमाम सब्सिडियां धीरे धीरे हटा दी। फिर एक चुपचाप से बिल ला रहे हैं जिसमें कृषि में जितनी भी सब्सिडी दी जा रही है बिजली की, उसको हटा देंगे। और ये ऐसा करेंगे इन 2-4 चीजों से लाकर, और उसके बाद धीरे धीरे जो एमएसपी हटाने की बातें करेंगे, तो क्या होगा कि किसान के लिए खेती करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। जब आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा तो आप जमीनें छोड़ के भागेंगे। और इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ले आए कि बड़े बड़े जो हमारे यहाँ बड़े बड़े सेठ हैं वो इस तरीके से जमीनें हथिया ले। ये एक रणनीति के रूप में पिछले 5-7 साल से सरकार इस काम को कर रही है। पहले कोई व्यवसाय इतना मुश्किल कर दो कि आप वो कर ना पाओ, जब आप उसको छोड़ने जाओ तो किसी को तैयार कर दो कि वो आपको खरीद ले। ये उस तरीके की परिस्थिति है। जैसे होता था ना पहले कि किसी को डराओ धमकाओ, जब वो फ्लैट छोड़ के चला जाए तो उसका फ्लैट खरीद लो। तो सरकार की मंशा है इस पूरे कृषि सेक्टर को बड़े लोगों के हाथ में, पैसे वालों के हाथ में दे देना।
दिल्ली में आप नेता सौरभ भारद्वाज ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार जब भी किसानों के साथ मीटिंग करती है तो मीटिंग में इन कानूनों की अच्छाई बताती है, लेकिन किसान जानना है कि ये कानून उनके लिए नुकसानदायक हैं। अगर मीटिंग में आप ये सोचें कि किसानों को इन कानूनों के बारे में एक और नया ट्यूटोरियल देंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। सरकार जब भी किसानों के साथ मीटिंग करती है, केंद्र सरकार उस मीटिंग में सिर्फ ये कहती है कि ये कानून बहुत अच्छे हैं क्योंकि ऐसा 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 है। किसान जानता है कि कानून जो है उनके लिए नुकसानदायक हैं। तो अगर आप उस मीटिंग के अंदर आप ये सोचें कि हम किसानों को इन कानूनों के बारे में एक और नया ट्यूटोरियल देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। मैं परसों टिकरी बॉर्डर पे था, कल मैं सिंघू बॉर्डर पे था पूरे दिन। टिकरी बॉर्डर के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं लंगर के, पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद। हरियाणा के किसान पंजाब के किसानों के साथ लंगर बांट रहे हैं। एक गांव हरियाणा का जिसका नाम उन्होंने बताया मुझे, पूरे गांव ने एक दिन का दूध इकट्ठा करके पंजाब के किसानों के लिए भेजा है। सेम सिंघू बॉर्डर के ऊपर देखने में मिल रहा है। तो ये जो पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं, इनके साथ अब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के लोग भी आ रहे हैं। ये सिर्फ पंजाब की समस्या नहीं है। पंजाब के लोगों ने इसकी अगुवाई जरूर की, मगर अब ये सारे किसान जो हैं एक साथ आ रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए मतगणना जारी है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। जिस आक्रामकता से बीजेपी यहां चुनाव लड़ी है, उससे पूरे देश की निगाहें निगम चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई हैं। वहीं शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि अभी सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। देखिए, सारे एग्जिट पोल तो यही इंडिकेट कर रहे हैं जो टीआरएस पार्टी पहले से कहते हुए आ रही है कि टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी इमर्ज होगी इस इलेक्शन के बाद। तो जाहिर है तेलंगाना के लोग टीआरएस के साथ हैं। हम बराबर सबसे बड़ा पार्टी इमर्ज करेंगे और एग्जिट पोल में जितने सीट बताए गए हैं, मुझे लगता है उससे बढ़कर भी टीआरएस पार्टी को सीट मिलने की आशा हम करते हैं, क्योंकि केसीआर साहब की जो विजनरी लीडरशिप है उसके वजह से आज हैदराबाद में डेवलपमेंट अच्छा है, तेलंगाना में डेवलपमेंट अच्छा है, हैदराबाद में हालात अच्छा है। यहाँ की पीसफुल एक एटीट्यूड और नेचर जो है, लोग इसको पसंद करते हैं, चाहते हैं कि ये आगे चलते रहे। तो बीजेपी के जो बड़े बड़े दावा थे और जितने बड़े नेतागण यहाँ पे आए, उन्होंने आके एक दो दिन में जितने भी बातें बोल के गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि हैदराबाद की जनता ने उनकी सुनी है। और आज के डेट में हमें पूरा विश्वास है, जनता हमारे साथ है और टीआरएस पार्टी सबसे मेजर पार्टी इस इलेक्शन से निकलकर बाहर आए। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, लेकिन इस बार कोरोना के मद्देनजर कुंभ मेले की व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है, जिसमें शुरुआती दौर में कुंभ मेले के लिए बनाए गए सेक्टर का दायरा कम कर दिया गया है। तो वहीं कुंभ आईजी संजय गुंजाल के अनुसार पहले कुंभ मेले में 41 सेक्टर बनाए गए थे, लेकिन अब कोरोना की स्थिति को देखते हुए 24 सेक्टर बनाए जा रहे हैं। इसमें रेलवे को अलग सेक्टर के रूप में अलग रखा गया है, जिसमें 6 थाने बनाए गए हैं, जिसमें हरिद्वार है। और उत्तराखंड को लेकर अब कुंभ मेले की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। कुंभ की जितनी भी व्यवस्था है, हमने 3 तरह की व्यवस्थाएं रखी हुई है। जैसा कि पूर्व में आपने देखा कि हमने 41 थानों का और 41 सेक्टर्स शुरुआत में प्रपोज किया था, और वो था जब कोविड वाली स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन अभी जिस तरह से पैंडेमिक के कारण विशेष परिस्थिति आई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे भी जो गाइडलाइंस आई है उसके लिहाज से, और बीच में कोविड के दौरान जो काफ़ी जो हमारा टेम्परेरी सेटलमेंट बनना था, वो अभी जो टेंट सिटीज़ बनना था उसमें डिले था। तो इसको देखते हुए अभी हमने 24 टोटल सेक्टर्स और थाने प्रपोज किए हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन को रोकने के लिए दिल्ली के वैकल्पिक रास्तों को भी बंद कर दिया गया, जिससे लोग घरों में भी आने जाने के लिए परेशान हो रहे हैं। तो वहीं
सफियाबाद बॉर्डर को भी पुलिस ने किसान आंदोलन के चलते बंद कर दिया है और अब लोगों को अपने ही घर में जाने के लिए दूसरी गलियों से घूम घूम कर जाना पड़ रहा है। और वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है। मेन हाईवे तो नहीं है, लेकिन अप्रोच रोड हमारा एक लाइफलाइन का काम करता है, सोनीपत को जोड़ता है और यहाँ से काफ़ी आवागमन होता है। आज आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो बच्चे औरतें इस जाम में फंसे हुए हैं, जिन्होंने कहीं मौत में जाना है कि शादी में जाना है, वो सभी फंसे हुए हैं। ये सरकार का फैसला गलत है। इन रोडों को खोला जाए और लोगों को राहत देनी चाहिए। किसानों के नाम पर परेशान ना किया जाए। और सरकार जो कह रही है किसान आंदोलन बिल्कुल ठीक चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 90 दिन भी जारी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधिमंडल की कल हुई बैठक भी नतीजा रही। लगभग 8 घंटे चली इस बैठक में किसान नेता नए कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े रहे और वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि बैठक सकारात्मक रही है। एक बार फिर ज्यादा स्पष्टता के साथ बैठक की जाएगी और अब किसान और सरकार के बीच 5 दिसंबर को फिर से 5वें दौर की बातचीत होगी। और वहीं किसान संगठन आज आपस में बैठक करके आगे की रणनीति बनाएंगे। जो किसानों के ऊपर 3 काले कानून, बिजली कानून और एक पराली जलाने का 1 करोड़ रुपया जुर्माना रखा हुआ है किसान के ऊपर, प्रदूषण वालों एक कानून इन्होंने पास किया है। आज किसी किसान की जायदाद जो है रोड को छोड़ करके पीछे हट के 12 एकड़ का किसान जब सरकार मान रही है तो 12 एकड़ के किसान की जायदाद की कीमत है 30, 35, 40 लाख रुपए। पीछे जो ये नहीं रोड वाली नहीं, एक रोडों वाली नहीं गिननी, किसान ने जो आगे लगानी है पीछे खेती में लगानी है, वो 1 करोड़ रुपया दंड रखा हुआ है और सजा रखी हुई है। हमें ये बता दें कि 1 करोड़ किस किसान के घर में पड़ा हुआ है। बात कर दो एमएसपी का जो रेट है, एमएसपी जो है वो स्थिर कर दो सारी फसलों के, एक फसल का नहीं और कुछ ठाई दूसरे में डाल दी, कुछ ठाई वहां डाल दी, सारी फसलों का एमएसपी स्थिर कर दो। एक राइट बना दो किसान के लिए कि अगर इससे कम दाम पे कोई भी किसान की फसल को खरीदेगा वो उसके खिलाफ एफआईआर कर सके, मुकदमा दायर कर सके। बिचौलवा भी खत्म, किसान भी खुश और आम जनता भी खुश। उम्मीद तो दिखाई पड़ रही है, मगर नहीं मानेंगे तो हम लोग यहीं रुकेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो। से सरकार की कई घंटों तक वार्ता हुई। उनका कहना है कि कृषि बिल जब तक वापस नहीं होंगे, तीनों जो बिल आए हैं किसान विरोधी, वो जब तक वापस नहीं होंगे तब तक किसान यहीं टिका रहेगा, यहीं आंदोलन करता रहेगा, अहिंसात्मक आंदोलन होगा। गरीब आदमी या कहीं परेशान आदमी होता है तो हमेशा हमारा सिख समुदाय उसके साथ होता है। तो यहाँ तो हमारे अपने सिख भाई आए हुए हैं, तो सहयोग क्या, इनके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। तो इसके लिए जो चीज की इनको आवश्यकता है, जितने दिन यहाँ बैठेंगे पूरा सहयोग इनको साथ मिलेगा। पूरा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, खालसा हेल्प, खालसा एड पूरा दिन रात इनके साथ लगी हुई है। तो वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन लगातार 90 दिन भी जारी है और वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि सरकार को विशेष सत्र बुलाकर कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। सरकार जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को संसद खुलवा सकती है, तो कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए क्यों नहीं। करो का संदेश देते थे और खुद 16 साल अपनी जिंदगी के करतारपुर साहब में खेती की उन्होंने। उस दिन उनको बुलाकर किसानों को सबसे बड़ा तोहफा देते गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब का कि आपका जो ये कानून है उसको हम वापस लेते हैं। अभी भी मैं उनसे मांग कर रहा हूं कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला लो। आप जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को पार्लियामेंट खुलवा लेते हो, अब ये काले कानून वापस करने के लिए एक दिन के लिए सेशन बुला के इन कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 90 दिन भी जारी है। गुरुवार को 7 घंटे से ज्यादा चले चौथे दौर की सरकार और किसानों की बातचीत बेनतीजा रही थी, जिसे लेकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर किसान डटे हुए हैं। तो वहीं किसान आंदोलन के कारण नोएडा में भी जाम की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
चौथी दौर की जब बैठक हुई थी कल, उसमें भी बैठक बेनतीजा साबित हुई है और कल फिर से बैठक होने वाली है। फिर से शनिवार को 5वें दौर की बैठक होगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जो बैठक होने वाली है वो काफ़ी सकारात्मक रहेगी, हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो बैठक हुई है वो काफ़ी सकारात्मक रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि जो बैठक हुई थी इसमें हमारी बातों को नहीं सुना गया। यहाँ तक कि जिस तरीके से किसान लगातार इस कृषि कानूनों का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि आप इस कृषि बिल को वापस ले लीजिए। और इसी आंदोलन को लेकर लगातार हर जगह, हर बॉर्डर पर भी काफ़ी ज़्यादा किसान मौजूद हैं, वहाँ पर डटे हुए हैं। और इसको लेकर भी जो स्थानीय लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।